हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन सही चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री पेपर 2021, जिसमें आज हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को आज के लेक्चर में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यह टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में हर बार 10 या 12 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर करें इनऑर्गेनिक के, और साथ ही साथ एक और टॉपिक जो कि मैंने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उससे हमने जो उससे एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन बने थे उनको भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा पीरियोडिक टेबल। उसके बाद उसमें हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज आप पहले इस वाले लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें और इन क्वेश्चनों को एक बार खुद से ट्राई करें। उसके बाद ही इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को देखें। और आप साथ ही साथ मुझे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे उसका लिंक मैंने यहाँ पे पिन किया है, और साथ ही साथ मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन कर दूँगा। आप सभी लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से टेलीग्राम चैनल में आपको इस इस लेक्चर की पीडीएफ वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेस्ड ऑन द वेस्पर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। यहाँ पे हमको अलग अलग कंपाउंड दिए हैं और हमको बताना है कि कौन से कंपाउंड में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो इसमें हम इसमें सबसे पहले हम स्टेरिक नंबर देखते हैं। स्टेरिक नंबर हमें यहाँ बताता है कि किसी भी कंपाउंड में कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो उसको हम स्टेरिक नंबर से प्रेजेंट करते हैं। स्टेरिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? वो करता है हमारा बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर उसमें कितने प्रेजेंट है। तो स्टेरिक नंबर को निकालते कैसे? उसका एक फॉर्मूला होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन में। देखो, Z इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज। यानी अगर कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको प्लस करते हैं, माइनस अगर कंपाउंड हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको माइनस करते हैं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से होते हैं हमारे? जैसे हाइड्रोजन हो गया, और जितने भी हमारे हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम एंड, अगर कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम ऐड करते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम माइनस करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंपाउंड है हमारा Fe2। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारा जिनोन। जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, क्योंकि ये नोबल गैस एलिमेंट है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम Z निकालेंगे। Z इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 8, प्लस यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, तो उसको ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हमारे? 2, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 2। तो 10/2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 10/2 इज इक्वल टू 5। तो इसमें जेड की वैल्यू आ गई हमारी 5। उसके बाद इस कंपाउंड में देखते हैं कि इसमें कितने लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो वेस्पर थ्योरी है वो बेस्ड होते हैं हमारी मेनली बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर में। बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर को ही वो ज़्यादा डिस्क्राइब करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लॉन पेयर निकालने का फॉर्मूला होता है लॉन पेयर इज इक्वल टू Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडेड एटम, नंबर ऑफ सराउंडेड एटम, नंबर ऑफ सराउंडेड एटम, नंबर ऑफ सराउंडेड एटम। तो यहाँ पे लॉन पेयर कितना आ गया हमारे? Z, यहाँ पे Z की वैल्यू यहाँ पे हमारे 5 है, और नंबर ऑफ सराउंडेड एटम इसमें कितने हमारे? 2, नंबर ऑफ सराउंडेड एटम इसमें कितने हमारे? 2। तो यहाँ पे देखो 5 - 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे लॉन पेयर 3 है। तो इस कंपाउंड में यानी जो Fe2 है इसमें हमारे बॉन्ड पेयर तो हमारे 2 है, और लॉन पेयर कितने हमारे? 3। यानी इसमें टोटल स्टेरिक नंबर कितना हमारा? 5 है। ठीक, स्टेरिक नंबर 5 है। तो इस टाइप के कंपाउंड में अगर
तो इसमें देखते हैं हम कि यहाँ पे हमको ज्योमेट्री पूछ रहा है, यहाँ पे हमको ज्योमेट्री पूछता है। तो ज्योमेट्री में हम बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर दोनों को इंक्लूड करते हैं। बॉन्ड पेयर में हम ज्योमेट्री में हम बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो इस पर आपको मैं कुछ यहाँ पे कुछ स्टेरिक नंबर लिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ स्टेरिक नंबर लिखा रहा हूँ। देखो, अगर जेड की वैल्यू 2 होगी तो वहाँ पे उसकी ज्योमेट्री होती है हमारे लीनियर, अगर 3 होती है तो उसकी ज्योमेट्री होती है हमारी ट्राइगोनल बाई प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर स्टेरिक नंबर 4 होता है तो वहाँ पे हमारी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। और अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो ज्योमेट्री होती है वहाँ पे हमारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और अगर स्टेरिक नंबर हमारा 6 होता है तो ज्योमेट्री होती है हमारी ऑक्टाहेड्रल। और अगर स्टेरिक नंबर हमारा 7 है तो ज्योमेट्री होती है हमारी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक, तो यहाँ पे देखो, ये तो थे हमारे, जब हमारे सभी जो कंपाउंड है उसमें सभी हमारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो, और उसमें हमारे जीरो लॉन पेयर प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसमें जीरो लॉन पेयर प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर हमारे जेड की वैल्यू 2 है तो ज्योमेट्री होगी उसकी लीनियर, अगर 3 है तो ज्योमेट्री होगी उसकी ट्राइगोनल प्लेनर, और 4 है तो उसकी ज्योमेट्री होगी हमारी टेट्राहेड्रल, अगर 5 है तो उसकी ज्योमेट्री होगी हमारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, अगर 6 है तो उसकी ज्योमेट्री होगी हमारी ऑक्टाहेड्रल, और 7 है तो उसकी ज्योमेट्री होगी हमारी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एक हफ्ते जब हमारे सभी बॉन्ड पेयर हो और उसमें लॉन पेयर जीरो प्रेजेंट हो। ठीक, तो यहाँ पे देखो, इस कंपाउंड में अलग अलग कंडीशन आती है, किसी कंपाउंड में अलग अलग कंडीशन आती है। देखो, सपोज हमारे बॉन्ड पेयर, सपोज हमारे जेड, एक मिनट, सपोज यहाँ पे हमारे देखो जेड की वैल्यू सपोज 5 है, अगर उसमें बॉन्ड पेयर हमारे 2 हो और लॉन पेयर 3 हो, तो वहाँ पे जो हमारी ज्योमेट्री है, वो तो आती है हमारी तो वहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो तो आती है हमारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडली आती है, ये वाली। क्योंकि हम जो ज्योमेट्री है उसमें बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर दोनों को इंक्लूड करते हैं। ठीक, तो वहाँ पे हमारी जो शेप आती है उसमें हम ओनली बॉन्ड पेयर को इंक्लूड करते हैं, शेप में ओनली हम बॉन्ड पेयर को इंक्लूड करते हैं। तो वहाँ पे जो हमारी शेप आती है वो आती है हमारी लीनियर। ठीक है, अगर जेड की वैल्यू 5 ही है फिर भी, और उसमें बॉन्ड पेयर सपोज हमारे 3 है और लॉन पेयर उसमें 2 है, बॉन्ड पेयर 3 और लॉन पेयर 2 है। तो मैंने बताया कि देखो, जो ज्योमेट्री है उसमें हम बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो वहाँ पे हमारी जो ज्योमेट्री है वो तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडली रहती है, और जो शेप होती है वो होती है हमारी टी शेप क्या होती है, वहाँ पे टी शेप हो जाती है। ठीक, उसके बाद अगर हमारे जेड की वैल्यू 5 है तो उसमें सपोज हमारे बॉन्ड पेयर 4 है और लॉन पेयर 1 है, तो उसमें जो ज्योमेट्री तो सब में वही रहती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडली। और जो उसमें शेप आएगी वो आती है हमारी सीसो। वो कैसे आती है हमारी सीसो। ठीक है, एक झूले टाइप का बन जाता है। जैसे सपोज यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे सपोज कोई हमारा सेंट्रल मेटल एटम है ए, और उस पर एक लॉन पेयर है, तो आप यहाँ पे एक कंडीशन नोट कीजिए। देखो, जो हमारा पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये हमारा ए एटम है और उसमें टोटल 5 है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला हमारा, उसको रिप्रेजेंट हम इस टाइप से करते हैं। ठीक है, इसमें 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक तो होता है हमारा एक्सियल बॉन्ड है, और एक होता है हमारा इक्विटोरियल बॉन्ड है। ठीक, जो एक्सियल बॉन्ड होता है वो डिस्टेंस, उनकी जो लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है, यानी वो ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, और जो इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं वो कम, उनकी जो लंबाई होती है वो कम होती है। ठीक है, और हमेशा हम यह देखते हैं कि जब भी हमारे कंपाउंड में बॉन्ड लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिपल्सन कम होता है। ठीक है, वहाँ पे रिपल्सन कम होता है, तभी हम उसको
हमेशा जितने भी हमारे लोन पेयर होते हैं उनको हम इक्विटोरियल पोजीशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो यहाँ पे जेड की वैल्यू 4 है, जेड की वैल्यू 4 है ना, जेड की वैल्यू 5 है, तो उसमें बॉन्ड पेयर सपोज हमारे 4 है और लोन पेयर 1 है, तो हम लोन पेयर को हम इक्विटोरियल पोजीशन में दिखाते हैं, लोन पेयर को हम इक्विटोरियल पोजीशन में दिखाते हैं। और जो उसके बाद बचे कितने हमारे बॉन्ड पेयर 4, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे एक सीसो टाइप का बन जाता है, एक झूला टाइप का बन जाता है, सीसो टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे कब एक कंडीशन कब होती है, जब हमारा स्ट्रिंग नंबर 5 हो और उसमें बॉन्ड पेयर 4 हो और लोन पेयर 1 हो, ठीक। तो जो इससे लास्ट वाला क्वेश्चन आया था, देखो यहाँ पे इसमें देखो, इसमें टोटल कितने हमारे, इसमें टोटल बॉन्ड पेयर तो हमारे 2 है और लोन पेयर कितने हमारे 3, बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 3, और टोटल जेड की वैल्यू कितनी है इसमें 5। तो जब मैंने बताया कि देखो जब जेड की वैल्यू 5 है और उसमें 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो और 3 लोन पेयर हो, तो उसकी शेप कैसी होती है हमारी, उसकी शेप, उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो तो होती है हमारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और जो उसकी शेप होती है, जो उसकी शेप होती है वो कैसी हो जाती है हमारी लीनियर, उसकी शेप कैसी हो जाती है हमारी लीनियर, क्योंकि इसमें 3 लॉन पेयर प्रेजेंट है। तो लॉन पेयर को हम कौन डिनोट करते हैं, लॉन पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं हम इक्विटोरियल पोजीशन में, और जो बॉन्ड पेयर है उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्सियल पोजीशन में। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे, देखो एक्स एफ ई ना, एक्स एफ एफ एंड यहाँ पे 2 लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर और एक लॉन पेयर हमारा, दो तीनों लॉन पेयर वहाँ से आ गया हमारे इक्विटोरियल पोजीशन पे, तीनों लॉन पेयर हैं, और बॉन्ड पेयर कहाँ हमारे, बॉन्ड पेयर हमारे एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट का। अगर हमारे इसमें ज्योमेट्री पूछता है एक्सी F2 में, तो इसमें ज्योमेट्री होती है हमारी, इसमें ज्योमेट्री होती है हमारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब अगला, इसमें अगला पार्ट देखते हैं, एक्सी F4, एक्सी F4 कंपाउंड हमारा एक्सी F4। आप सभी इन पॉइंटों को ध्यानपूर्वक नोट कीजिए, एक्सी F4। तो इसमें सबसे पहले हम जेड की वैल्यू निकालेंगे, यानी जेड इज इक्वल टू 1/2। इसका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम जीनोन है यहाँ पे, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, और इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है और नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो उसको हम ऐड नहीं करते हैं। उसके बाद था हमारा नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे हमारा फ्लोरीन है, टोटल कितने हमारे 4, ठीक है। तो 8 + 4 = 12/2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 आ गई, ठीक है, जेड की वैल्यू 6 आ गई। उसके बाद हम इसमें देखेंगे बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। तो सबसे पहले देखेंगे लॉन पेयर, लॉन पेयर कैसे निकालते हैं, जेड यानी स्टेरिक नंबर माइनस नंबर ऑफ सराउंडेड एटम, नंबर ऑफ सराउंडेड एटम। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है हमारी 6 और सराउंडेड एटम कितने हैं इसमें 4, जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, यानी सराउंडेड एटम। तो जेड की वैल्यू तो लॉन पेयर कितने है इसमें 2 प्रेजेंट है, ठीक है, लॉन पेयर इसमें 2 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जैसे हमने 5 वाले स्ट्रिंग नंबर में कंडीशन दिखा कि जैसे हमारे लॉन पेयर 2 प्लस, जैसे हमारे बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर 2 + 3 हो और 3 + 2 हो, 4 + 1 हो, तो वैसे हम यहाँ पे भी जेड की वैल्यू 6 में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे एक साइड हमारा बॉन्ड पेयर हो गया और दूसरे साइड हमारे लॉन पेयर हो गया, ठीक। अगर हमारे जेड की वैल्यू सपोज 6 है, सपोज उसमें हमारे बॉन्ड पेयर हमारे, सपोज हमारे वहाँ पे 6 बॉन्ड पेयर हैं और लॉन पेयर भी एक भी प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे हमारी जो ज्योमेट्री होती है, वहाँ पे हमारी जो ज्योमेट्री और शेप होती है वो होती है हमारी ऑक्ट्राहाइड्रल, क्या होती है ऑक्ट्राहाइड्रल, ठीक। उसके बाद अगर हमारे सपोज वहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लॉन पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लॉन पेयर है, तो वहाँ पे हमारी जो ज्योमेट्री है वो तो हमारे हमेशा, क्योंकि हम ज्योमेट्री है उसमें बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर दोनों को इंक्लूड करते हैं, तो वहाँ पे हमारी ज्योमेट्री होती है ऑक्ट्राहाइड्रल। बट अगर हमारा बॉन्ड पेयर 5 और लॉन पेयर 1 है, तो वहाँ पे हमारी जो शेप होती है, जो शेप होती है वो क्या हो जाती है, जो शेप होती है वो हो जाती है हमारी स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल वहाँ पे उसकी शेप होती है। सपोज हमारा बॉन्ड पेयर 4 है और लॉन पेयर 2 है, जैसे ही इस कंपाउंड में आ रहा है, इस कंपाउंड में कितने हैं, इस कंपाउंड में यहाँ पे देखो जो बॉन्ड पेयर है वो 4 आ रहे हैं और लॉन पेयर इसमें 2 आ रहे हैं, ठीक। तो इसकी जो शेप होगी, जो उसकी ज्योमेट्री है, उसकी जो ज्योमेट्री वो तो ऑक्टाइडल ही होती है, और जो शेप है उसकी वो कैसे हो जाती है हमारी, जो शेप है उसकी हो जाती है हमारी स्क्वायर प्लेनर, उसकी कैसे हो जाती है हमारी स्क्वायर प्लेनर, ठीक। ये थे इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, हमारा क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा एक्सी F4 इसका आंसर रहता है, क्योंकि इसमें देखो इसकी, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा देखो, क्योंकि इसमें टोटल
जेड की वैल्यू 6 है, यानी टोटल इसमें बॉन्ड पेयर है 4 और लॉन पेयर हमारे 2। तो इसमें उसके नॉर्मल शेप तो होते हमारे ऑक्टाइडल, उसके नॉर्मल शेप तो होते हमारे ऑक्टाइडल, बट लॉन पेयर की वजह से उसकी शेप कैसे हो जाएगी हमारी, उसकी शेप हो जाएगी हमारी स्क्वायर प्लेनर। तो इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम, देखो एक्स ई एफ एफ एंड एफ, ये तो हो गया हमारे 4 बॉन्ड पेयर। उसके बाद इसमें लॉन पेयर कितने हमारे 2। तो लॉन पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं इसके एक्सियल पोजीशन पे, लॉन पेयर को इस टाइप से हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर, ठीक है, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा एक्स ई एफ 4। इसमें कितने हमारे, इसकी जो उसकी शेप कैसे हमारी, इस शेप को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इसमें और कौन कौन से ऑप्शन थे हमारे, और ऑप्शन हमारे एक्स ई एफ 4, एक्स सी एफ 4 एंड एक्स सी ओ एफ 4, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा एक्स सी एफ 4, एक्स सी ओ 4, और दूसरा हमारा एक्स ई ओ एफ 4, ठीक। इनको हम शॉर्ट मेथड डिस्कस करेंगे। देखो आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ मैं। आपको सबसे पहले जो सेंट्रल एटम है उसके सबसे सेंट्रल एटम है उसके सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। सपोज जो यहाँ पे एक्सी है, एक्सी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे 8। तो 8 को आप सब पॉइंट से नोट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसमें 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, जो ऑक्सीजन है उसमें 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, और जो नाइट्रोजन है उसमें हमेशा 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक। और जितने भी हमारे हेलोजन एटम होते हैं उसमें बॉन्ड पेयर, वो 1 बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखो एक्स एफ 4, तो एक्स एफ 4 यानी 2 लॉन पेयर को रिप्रेजेंट करके एक बॉन्ड पेयर बनेगा। दो लॉन पेयर को फिर से रिप्रेजेंट करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, उसके बाद ये भी ऑक्सीजन हो गया और ये भी हमारा ऑक्सीजन हो गया। यानी इसमें हमारा कोई भी लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं रहा, इसमें हमारा कोई भी लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं रहा। यानी जो यहाँ पे जेड की वैल्यू टोटल कितनी आ गई हमारी, जेड की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे 4। तो अगर हमारी जेड की वैल्यू 4 आती है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है हमारी टेट्राहेड्रल, ठीक है। उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है हमारी टेट्राहेड्रल, यानी एक्सीओ, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ओ ओ डबल बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद लास्ट है हमारा एक्सीओ एफ 4। फिर से आपको क्या करना है, जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखना है। कितने यहाँ पे एक्सी की यानी जिनन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे 8। उन सबको आप डॉट से लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 लॉन पेयर को दो लॉन पेयर को रिप्रेजेंट करता है, यानी 2 लॉन पेयर को आपको एक साथ लिखना है, यानी 2 लॉन पेयर को मिला के एक बॉन्ड पेयर बनेगा ऑक्सीजन में। और उसके बाद कितने हमारे 4 फ्लोरीन है, तो 1 फ्लोरीन और 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन एंड 4 फ्लोरीन, और जितने भी हमारे लास्ट में जो डॉट डॉट बच जाते हैं, यानी 2 डॉट को मिला के बनेगा हमारा एक लॉन पेयर। तो इसमें टोटल लॉन पेयर कितने हमारे 1। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ पे जेड की वैल्यू आ गई हमारी, एक तो ये आ गई 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 5 तो इसमें बॉन्ड पेयर है और 1 इसमें लॉन पेयर है, ठीक है। 5 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर इसमें है। तो इसकी शेप कैसी होगी, इसकी शेप होगी हमारी, इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री तो होगी हमारी ऑक्टाइडल, क्योंकि यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी हमारी 6 है। और जो यहाँ पे बनेगा हमारा इसकी शेप कैसी बनेगी हमारी, इसकी शेप बनेगी हमारी स्क्वायर पिरामिडल। इसकी शेप कैसी बनेगी हमारी स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल इसकी शेप बन जाती है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज। यहाँ ये जो एक क्वेश्चन है ये हमारा मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से है। तो यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे N2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो आपको सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए अकॉर्डिंग टू MO2, अकॉर्डिंग टू MOT। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14 और लेस देन 14 है, तो वहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है हमारा, देखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s एंड पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py एंड सिग्मा 2pz। उसके बाद पाई स्टार
टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई इज इक्वल टू सिग्मा टू पी जेड स्टार। तो ये तो था हमारा जब हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है उससे कम होते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस टाइप से हम लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं? सिग्मा स्टार वन, सिग्मा वन है, सिग्मा स्टार वन है, सिग्मा टू है, सिग्मा स्टार टू है, और पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, और सिग्मा सिग्मा टू पी जेड और पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई एंड सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो यहाँ पे देखो जितने भी हमारे जेड वाले, जितने भी यहाँ पे हमारे जेड वाले हैं, जितने भी यहाँ पे हमारे स्टार वाले हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को, और जो हमारे नॉर्मल है ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को। और जो हमारे पी ऑर्बिटल है उसमें 3 ऑर्बिटल, जो पी सबसेल है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। और जो हम पी जेड है उसको हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लेते हैं। अगर हम उसको 3 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो पी जेड है उसको हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लेते हैं। और उसके बाद जो पी एक्स और पी वाई है इन दोनों की एनर्जी क्या होती है? हमारी सेम होती है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू n अपॉन टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हम, 1/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन में हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है देखो, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम है। नाइट्रोजन के 1 एटम होते हैं हमारे 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 है, तो 7 + 7 इज इक्वल टू 14। तो हमको इसमें 14 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, 14 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉनों का रिप्रेजेंटेशन भी जैसे हम अबव प्रिंसिपल पॉली ऑक्सीडेशन और आंसर मल्टीप्लिसिटी रूल के अकॉर्डिंग इसमें हम करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो 1s है उसमें सबसे पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं, उसके बाद जो सिग्मा स्टार 1s है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं। उसके बाद फिर जाते हैं हम सिग्मा 2s में, यहाँ पे हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल हमको 14 इलेक्ट्रॉन फील करने हैं। उसके बाद सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं। उसके बाद हम क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम होती है तो इसमें सबसे पहले हम 2 इलेक्ट्रॉनों को फील करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों को फील करते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे देखो 2 4 6 8 10 12, और जो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो जाएंगे हमारे सिग्मा टू पी जेड में, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए हमारे 14 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसमें निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कितने हैं इसमें, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे देखो 2 ये हो गए 4 और 6 और 8 एंड 10। यहाँ पे टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 10। ठीक, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग कितने हैं इसमें, एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे जितने भी हमारे स्टार वाले होते हैं ये हो गया हमारे 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। ठीक है, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, यानी 6/2 इज इक्वल टू 3। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया हमारा 3। और तो नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया हमारा 3। तो इसका कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया। तो इसमें और भी पॉइंट को नोट कीजिए। ये तो था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारा 14 हो और 14 से कम हो तो उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर तो निकालने का फॉर्मूला यही रहता है हमारा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू n/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सपोज हमारे कंपाउंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 15 है और ग्रेटर देन 15 है। ठीक है, 15 है और ग्रेटर देन, या तो 15 है और या ग्रेटर देन 15 है, यानी 15 है और 15 से ज़्यादा है। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलने का फॉर्मूला होता है, मतलब सेम यही रहता है। देखो सेम एक कंडीशन रहती है, बट यहाँ पे एक कंडीशन चेंज हो जाती है, यहाँ पे एक कंडीशन चेंज हो जाती है। इन दोनों को क्या करना है, आपको अल्टी पल्टी कर देना है, इन दोनों को आपको पलट ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे यानी पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, और यहाँ पे हमारा सिग्मा टू पी जेड। आपको सिग्मा टू पी जेड को आगे लिखना है और उसके बाद पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई को बाद में लिखना है। ठीक, तो उसको आप एक ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हो। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन 14 हैं या उससे कम है, 14 है या उससे कम है, तो उसको
लिखने के लिए हम ट्रिक यूज़ कर सकते हैं 2 2 2 1 2 1। और अगर हमारे इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से ज़्यादा है तो उसको लिखने का उसको उसको भी हम लिखने का ट्रिक याद कर सकते हैं 1 2 2 1। अब अब माइंड में ये आता है कि 2 1 2 1 और 1 2 2 1 क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखो आप इसको 2 मान लो, आप इसको 2 मान लो। ये हो गया हमारा 2 पाई 2 पी एक्स इज इक्वल टू पाई 2 पी वाई। ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा सिग्मा 2 पी जेड है, इसको आप 1 मान लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो पाई स्टार 2 पी एक्स और पाई स्टार 2 पी वाई, इसको भी आप 2 मान लो। उसके बाद जो सिग्मा स्टार 2 पी जेड है इसको आप 1 मान लो। तो यहाँ पे देखो 2 2 1 2 1 एंड 2 1। ये कब आ रहा है? जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14 या 14 से कम हो। कब आ रहा है? 2 1 2 1, जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14 या 14 से कम हो। ठीक, अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 या 15 से ज़्यादा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के उसकी ट्रिक क्या है हमारी 1 2 2 1। यानी आपको सबसे पहले लिखना है सिग्मा 2 पी जेड और उसके बाद लिखना है आपको पाई 2 पी एक्स इज इक्वल टू पाई 2 पी वाई और उसके बाद लिखना है आपको फिर से पाई स्टार 2 पी वाई 2 पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार 2 पी वाई और लास्ट में लिखना है हमको सिग्मा स्टार 2 पी जेड। ठीक, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। कब लिखना है? जब इलेक्ट्रॉन हमारे ज़्यादा हो, कितने? 15 हो या 15 से ज़्यादा हो। तो उसका लिखने का तरीका क्या हमारा 2 1 2 1। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था, देखो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 एंड 2 नेगेटिव, इसमें हमको बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे बताना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो आपको मैं यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ एक, यहाँ पे आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक, अगर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे 14 लिखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 उसके बाद 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक, और उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको कम करते जाना है। तो ये आ गया हमारे 13 12 11 10, कम से कम यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। ठीक, उसकी ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, वो क्वेश्चन से आ जाता है। अगर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारा 3, बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारा 3। उसके बाद क्या करना है आपको, सब में 0.5 कम करते जाना है। तो यहाँ पे 0.5 कम करेंगे तो 2.5 आ गया, इसका आ गया हमारा 2, इसके आगे हमारा 1.5 और इसका आ गया हमारा 1 और इसका आ गया हमारा 0.5 और 20 का आ गया हमारा 0। वैसे ही 2 अगर हमारे इलेक्ट्रॉन 13 है तो वहाँ पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारा 2.5। अगर 12 है तो फिर से आपको इसमें से 0.5 को कम करना है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2। उसके बाद फिर से 0.5 कम करेंगे तो 1.5, फिर से कम करेंगे तो 0.5 और फिर से कम करेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको इलेक्ट्रॉन देखना है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में। तो ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 16 और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिर से ऐड है, यानी 16 + 2 इज इक्वल टू 18, 16 + 2 इज इक्वल टू 18। तो इसमें टोटल कितने हो गए हमारे? तो इसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा हमारा? इसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे देखो 18 18 यहाँ पे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर टोटल इलेक्ट्रॉन 18 है तो 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हमारा 1। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। आप सभी लोग इस टेबल को याद कर लें, आप सभी लोग इस टेबल को याद कर लें। अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व करोगे तो एग्जाम में उससे बहुत टाइम लग जाता है, जिससे कि एक ही क्वेश्चन हमारा 10 या 12 मिनट खा जाएगा। तो आपको इस ट्रिक के थ्रू ही क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसके बाद बताना है यहाँ पे आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मॉलिक्यूल हैज द इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज, इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज, यानी यहाँ पे हमको बताना है कि आयनिक कंपाउंड कौन से बॉन्ड में प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम जानेंगे कि आयनिक बॉन्ड किसके बीच बनता है। जो आयनिक बॉन्ड है वो बनता है हमारा मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड हमारा बनता है। और जो आयनिक बॉन्ड है वो बनता है हमारा
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, किसके थ्रू बनता है वो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। और जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है वो बॉन्ड बनता है हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन हमारा बनता है। ठीक, ये तो था हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनना है, आयनिक बॉन्ड बना रहा हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और किसके बीच बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। सपोज हमारा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, ठीक, तो यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। और जो क्लोरीन है, जो क्लोरीन है वो सोडियम के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है। और जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें हमारी शेयरिंग होती है, यानी एक एटम दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जैसे HCl, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर करते हैं बस, तो तभी हमारे यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे देखो जो CH4 है, जो CH4 है उसमें होता है हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहाँ पे सभी क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांस शेयर कर रहे हैं। तो यानी इसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो रहा है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। और जो C12H22O11 है, जो C12H22O11 है, इसमें भी हमारा कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसमें भी हमारा कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये हमारा सुक्रोज, ये हमारा सुक्रोज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अमोनिया, अमोनिया में भी हमारा कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अमोनिया में भी हमारा कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अमोनिया में भी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। और जो यहाँ पे हमारा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में कैसा बॉन्ड होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड में होता है हमारा आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोलिंकेज इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, देखो सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा 281। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 8 श्योर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने पड़ेगा। तो इसके लिए तो ये चाहेगा कि अपने 1 इलेक्ट्रॉन को मैं डोनेट कर देता हूँ। अब जैसे अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा 28। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा 287, ठीक। तो क्लोरीन यहाँ पे देखो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या श्योर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इसके लिए ईजी है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया उसको एक्सेप्ट करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है फिर 288। यानी इसने तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है और इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। जो ये तो हमारा मेटल है और ये हमारा नॉन मेटल। तो इसमें कौन सा लिंकेज हमारा, इसमें हो गया हमारा आयनिक लिंकेज। तो इसका कौन सा आंसर सही है हमारा, इसका आंसर हो गया हमारा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर C। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन कोऑर्डिनेशन लिंकेज। यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताना है। इससे लास्ट वाले में हमने बताया था कि इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज यानी आयनिक लिंकेज यानी आयनिक बॉन्ड, और इसमें बताना है हमको कोऑर्डिनेट लिंकेज, कोऑर्डिनेट लिंकेज, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है हमारा आयनिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड है, देखो जैसे सपोज हमारे यहाँ पे HCl है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जैसे सपोज क्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ऑक्सीजन हाइड्रोजन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बीच शेयर करता है। तो एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बीच शेयर करता है। जैसे यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं। ये सभी हमारे लुईस डॉयज स्ट्रक्चर से बनते हैं, ठीक है। ये सभी हमारे लुईस डॉयज स्ट्रक्चर से बनते हैं। तो यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लिंक करने का तरीका होता है हमारा एरो, यानी ये रिप्रेजेंट करता है कि इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया है, ठीक है। तो इसमें हमारा कोऑर्डिनेट लिंकेज होता है। और जो SO3 है इसमें भी हमारा कोऑर्डिनेट लिंकेज होता है, इसमें भी हमारा कोऑर्डिनेट लिंकेज होता है। और जो H2SO4 है इसमें भी हमारा कोऑर्डिनेट लिंकेज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया इसका आंसर नंबर 4 यानी ऑल ऑफ द अबव। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड था। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन पैंट
4 इन 1 आइन। तो यहाँ पे हमको बताना है कि जो कंपाउंड है उसमें टोटल कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आपको सबसे पहले ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखना है। कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे हम, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे हम, देखो सबसे पहले पेंट यानी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो नंबरिंग करो इसकी, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो इसके फर्स्ट पोजीशन में यानी आइन है, यानी फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे इन है, यानी फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे हम सबको हाइड्रोजन के थ्रू इनकी वैलेंसी को हम कंप्लीट कर देते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी होती है हमारी 4, तो यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। और इसकी वैलेंसी पहले से कंप्लीट है क्योंकि देखो 1 बॉन्ड 2 3 एंड 4, ये वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी और ये वाले कार्बन की भी वैलेंसी पूरी होगी। उसके बाद ये वाले कार्बन में देखो एक बॉन्ड इसने यहाँ से बनाया, एक बॉन्ड यहाँ से बनाया, एक ये हो गया इसका 3 और ये हो गया इसका 4, ठीक है। उसके बाद इस वाले कार्बन में देखो इसमें टोटल 3 बॉन्ड है, 1 2 एंड 3, एक हाइड्रोजन हम इसमें और रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो लास्ट कार्बन है इसमें देखो 1 2 3 एंड 4, तो ये हो गया इसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम इसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर हमारा सिंगल बॉन्ड होता है तो वो ओनली पाई को रिप्रेजेंट करता है, न सिग्मा को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे 2 बॉन्ड होता है तो 2 बॉन्ड में जो फर्स्ट बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो सेकंड बॉन्ड होता है वो था हमारा पाई बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें जो सबसे फर्स्ट बॉन्ड होता है वो था हमारा सिग्मा बॉन्ड है, और जो सेकंड बॉन्ड होता है वो था हमारा पाई बॉन्ड है, और जो थर्ड बॉन्ड होता है वो भी होता है हमारा पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे टोटल कितने पाई बॉन्ड हो गए देखो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड टोटल कितने हो गए हमारे 3। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन एक तो हमारा फोर्थ सेकंड है और एक तो हमारा सेकंड ऑप्शन है और एक हमारा डी ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो वैसे कट गए। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि देखो यहाँ पे टोटल 4 पाई बॉन्ड है, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड तो होंगे नहीं, टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे यहाँ पे 10। तो इसका कौन सा आंसर सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पे एक बार सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका कौन सा आंसर सही है हमारा, आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। उसका अगला क्वेश्चन हमारा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज द मोस्ट कोवेलेंट हैलाइड। यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पे मोस्ट हैलाइड है। ये क्वेश्चन हमारे फजान रूल से कंप्लीट हो जाता है। फजान रूल, इसको मैं एक बार इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको। अभी यहाँ पे आपको ठीक मैं बताता हूँ। देखो इसमें जो रूल था वो स्टेटमेंट ये था कि देखो ये फजान रूल मेनली जो हमारे आयनिक बॉन्ड है उसमें ये बताता है कि उसमें कितना कोवेलेंट करेक्टर प्रेजेंट है, उसमें कोवेलेंट का करेक्टर कितना प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन होती है। देखो अगर हमारा कैटायन का साइज, एक तो हो गया हमारा कैटायन और दूसरा हो गया हमारा एनायन, ठीक, कैटायन और एनायन। तो यहाँ पे देखो अगर हमारा कैटायन का साइज स्मॉल है तो वहाँ पे कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है, और अगर हमारा उसमें कैटायन में चार्ज ज़्यादा होता है तो वो भी वहाँ पे भी हमारा कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक। ये तो था हमारा कैटायन के बारे में। और उसके बाद हो गया हमारा एनायन। एनायन में अगर हमारा एनायन का साइज ज़्यादा है तो वहाँ पे कोवेलेंट करेक्टर हमारा ज़्यादा होता है, और अगर हमारा उस पर हमारा चार्ज भी ज़्यादा है तो वहाँ पे भी हमारा कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो जो हमारा कैटायन है, क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड है उसमें कैटायन और एनायन होते हैं, ठीक है, उसमें कैटायन और एनायन होते हैं। अगर तो हमारा कैटायन का साइज तो छोटा होना चाहिए तभी हमारा कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, और जो हमारा एनायन है तो उसका साइज ज़्यादा होना चाहिए तभी वहाँ पे हमारा कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में हमारा एल्यूमिनियम आयोडाइड, ये हमारा आई है। उसके बाद हमारा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, फिर हमारा एल्यूमिनियम ट्राईफ्लोराइड ब्रोमाइड, और लास्ट हमारा एल्यूमिनियम ट्राईफ्लोराइड, ठीक। तो यहाँ पे देखो कैटायन तो सब में हमारा सेम है, एल्यूमिनियम 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 एल्यूमिनियम, ठीक। और यहाँ पे
कटायन अनायन कौन से हमारे, अनायन हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हमसे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हम सभी जानते हैं कि देखो जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है हमारा, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो हमने बताया कि फजाल रूल में अगर हमारा अनायन का साइज ज़्यादा होगा, अगर हमारा अनायन का साइज ज़्यादा होगा तो कोवलेंट करैक्टर क्या होता है हमारा, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइज किसका होगा हमारा, सबसे बड़ा साइज होगा हमारा आयोडीन का। सबसे बड़ा साइज हमारा आयोडीन का होता है क्योंकि ये पीरियड टेबल में नीचे आता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो कौन से कंपाउंड का कोवलेंट करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा हमारा एल्यूमिनियम आयोडाइड का, क्योंकि सबसे कटाई तो सेम है। हाँ, तो हम किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू अनाइन। अनाइन का साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा कोवलेंट करैक्टर उसमें ज़्यादा होता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो गया इसका आंसर, हो गया इसका एल्यूमिनियम ट्राई आयोडाइड। एल्यूमिनियम ट्राई आयोडाइड क्या है इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जिनॉन इन XeO F2। यहाँ पे हमको एक कंपाउंड दिया है XeO F2, उसमें हमको लॉन पेयर और उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, कंपाउंड क्या हमारा XeO F2। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हम इसमें जेड की वैल्यू निकालेंगे। जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, जेड इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ पे सेंट्रल एटम हो गया हमारा जिनॉन। जिनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 8। तो जेड इज इक्वल टू 1/2 8 प्लस यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है और नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, इसमें मोनोवैलेंट एटम कितने हमारे 2। तो 8 + 2 इज इक्वल टू 10, 10/2 इज इक्वल टू 5। ठीक, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू आ गई हमारी 5। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था आपको लॉन पेयर कैसे निकालते हैं। लॉन पेयर इज इक्वल टू जेड स्टेरिक नंबर माइनस सराउंडेड एटम। इसमें सराउंडेड एटम टोटल कितने हैं, एक तो हो गया हमारा ऑक्सीजन और दो हो गया हमारे फ्लोरीन, यानी 1 + 2 इज इक्वल टू 3 सराउंडेड एटम। तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लॉन पेयर कितने आ गए हमारे 2। तो इसमें जेड की वैल्यू आ गई हमारी 5, जिसमें से हमारे बॉन्ड पेयर तो हमारे 3 है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और लॉन पेयर कितने हो गए हमारे, लॉन पेयर हो गए हमारे 2। ठीक, लॉन पेयर कितने हमारे 2। तो आप इन एक पॉइंट को नोट कीजिए, यहाँ पे आप पॉइंट को नोट कीजिए। अगर हमारी जेड यानी स्टेरिक नंबर की वैल्यू 2 होती है तो वहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। अगर 3 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारा sp3 ना sp2। और अगर जेड की वैल्यू 4 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारा sp3। और जेड की वैल्यू अगर 5 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारा sp3d। एंड 6 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारा sp3d2। और 7 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारा sp3d3। तो वहाँ पे देखो, वहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 5। तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारा, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा sp3d। sp3d कौन से ऑप्शन में है देखो, sp3d। sp3d यहाँ पे दो ऑप्शन में है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में। उसके बाद हमको यहाँ पे बताना है लॉन पेयर। लॉन पेयर इसमें टोटल लॉन पेयर कितने हमारे, टोटल लॉन पेयर हैं इसमें हमारे 2। तो कौन सा ऑप्शन से आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। उसमें 2 लॉन पेयर है और उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हमारा sp3d। तो सबसे पहले हम जेड की वैल्यू निकालते हैं। जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया था। जेड इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस पॉजिटिव चार्ज को हम नेगेटिव करते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम पॉजिटिव करते हैं, प्लस करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, इसमें मोनोवैलेंट एटम कौन से हमारे फ्लोरीन, टोटल कितने हमारे 2। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू हमारी 5 आ गई और उसमें टोटल बॉन्ड पेयर हो गए हमारे 3 और लॉन पेयर कितने हो गए हमारे 5। लॉन पेयर कैसे निकालते हैं, लॉन पेयर निकालते हैं हम नंबर ऑफ सराउंडेड जेड माइनस नंबर ऑफ सराउंडेड एटम। इसमें सराउंडेड एटम हमारे 3। ठीक, इसको आप उस वाले ट्रिक से भी कर सकते हो जो मैंने उस टाइम बताई थी आपको। यहाँ पे देखो कंपाउंड हमारा XeO तो सबसे पहले जो हमारा सेंट्रल एटम है जिनॉन, उसमें टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, उसमें होते हैं टोटल हमारे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उन सभी को आप डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो हमारा मैंने बताया था कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 लॉन पेयर को बनके बनता है।
ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, उसके बाद एक फ्लोरीन, उसके बाद फिर से एक फ्लोरीन। तो इस पर टोटल कितने लोन पेयर बच गए, देखो 2। तो 2 लोन पेयर को हम एक में काउंट करेंगे और 2 लोन पेयर को हम फिर से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर टोटल कितने हमारे 1, ऑक्सीजन में हो गया हमारा 1 2 3। तो बॉन्ड पेयर इसमें हो गए 3 हो गए, और लॉन पेयर कितने हो गए इसमें 2। तो टोटल कितने हो गए हमारे 5। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर तो हमारे 3 है और लॉन पेयर कितने हमारे 2। यहाँ से भी आंसर निकल गया ना। तो अगर जेड की वैल्यू 5 होती है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है हमारा sp3d। अगर 2 है तो हाइब्रिडेशन sp, अगर 3 है तो हाइब्रिडेशन sp2, अगर 4 है तो हाइब्रिडेशन sp3, अगर 5 है तो हाइब्रिडेशन sp3d, अगर 6 है तो हाइब्रिडेशन हो गया हमारा sp3d2, और 7 है तो वहाँ पे हाइब्रिडेशन हो गया हमारा sp3d3। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, और आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसमें हम इस टॉपिक में अभी हम क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोग लेक्चर को ज़रूर फॉलो करें। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।